हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम लेके आए हैं क्लास 12th का जो सेकंड चैप्टर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, उसका लेक्चर नंबर 2। हमने लेक्चर नंबर 1 में इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था। वहाँ पे हमने पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन किया, हमने वहाँ पे पोटेंशियल को डिफाइन किया, और बहुत सारे चार्जेस हो तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकालते हैं वो भी हमने सीखा था। इस वाले लेक्चर में हम थ्री मेन थिंग्स डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो हम निकालेंगे कि जो एक डायपोल है उसके कारण क्या पोटेंशियल होता है। डायपोल के कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, यहाँ पे हम डायपोल के कारण क्या निकालने वाले हैं, पोटेंशियल। फिर हम देखेंगे कि जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है या इलेक्ट्रिक फील्ड है, आप उसमें कैसे एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है, और जब कभी भी कंजर्वेटिव फोर्स हो हम एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे वीडियो के लास्ट में, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसे अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और बोर्ड्स में भी सवाल पूछे जाते रहे हैं। तो दिस टॉपिक इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसे लास्ट तक आपका वीडियो देखना अनिवार्य है ताकि आप समझ सके कि इस टॉपिक के सवाल को हम कैसे करने वाले हैं। चलिए, विद दिस वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडेज लेक्चर। चलिए, सबसे पहले पढ़ेंगे पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। देखिए डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, है ना। क्या पढ़ना है हमें, पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। देखिए, इलेक्ट्रिक डायपोल में जैसे फील्ड में हमने 3 केस पढ़े थे, एक एक्सियल लाइन पे था, एक इक्वेटोरियल लाइन पे था, और फिर तीसरा जर्नल है। सेम यहां पढ़ेंगे, हमने डायपोल के कारण पोटेंशियल निकालना है। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, ऑन, बहुत आसान है वैसे, ऑन एक्सियल लाइन। क्या पढ़ेंगे हम, ऑन एक्सियल लाइन। देखिए, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। जैसे मान लीजिए सपोज ये आपका डायपोल है, ये चार्ज हो गया माइनस क्यू, ये चार्ज हो गया प्लस क्यू, ये मान लीजिए इसका सेंटर हो गया आपका ओ, है ना। अब मैंने क्या माना कि सपोज ये डिस्टेंस भी ए हो गया और ये डिस्टेंस भी कितना हो गया आपका ए। अच्छा, डायपोल मोमेंट मैं इसका मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, किसके बराबर होता था, चार्ज इंटू डिस्टेंस, है ना, या डायपोल लेंथ बोलते थे उसको। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस है, डायपोल लेंथ कितनी होगी, 2a। तो आपका डायपोल मोमेंट कितना हो गया, q इंटू में 2a। अब मेरे पास क्या है, मेरे पास एक्सिस पे ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट को बोला मैंने P, जो कि सेंटर से कितनी डिस्टेंस दूर है, R। मेरे को इस P पॉइंट पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखिए डियर स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा आसान है। देखिए P पॉइंट पे क्या होगा, 2 का पोटेंशियल आएगा, प्लस क्यू और माइनस क्यू, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी आप सीधा जोड़ सकते हो। तो P पे एक तो आपका प्लस क्यू का पोटेंशियल आएगा और दूसरा किसके कारण आएगा, ड्यू टू माइनस क्यू, है ना। अच्छा, प्लस क्यू का पोटेंशियल लिखिए तो कितना होता है भाई, के क्यू बाय डिस्टेंस। प्लस क्यू से डिस्टेंस कितना होगा, ये आर है, ये ए, ये डिस्टेंस कितना बचेगा आपका, आर माइनस ए। अच्छा, माइनस क्यू के कारण लिखिए, माइनस क्यू के कारण कितना होगा, माइनस के क्यू बाय डिस्टेंस। माइनस क्यू से डिस्टेंस कितना डियर स्टूडेंट्स आपका, आर प्लस ए, है ना। तो ये आपका पोटेंशियल आ गया। सोल्व कर लेते, के क्यू कॉमन लिया, क्या बच गया, 1 अपॉन आर माइनस ए माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए। चलिए आप एलसीएम ले सकते हैं तो ले लीजिए, क्या आएगा, आप एलसीएम लेंगे तो आर माइनस ए इंटू में आर प्लस ए, और इधर कितना आएगा आपका, आर प्लस ए माइनस आर माइनस ए। ठीक है, अगर हम सोल्व करें तो कितना आएगा, के क्यू, ऊपर देखिए आर से आर कैंसिल हो गया तो ये आ गया 2a, नीचे a प्लस बी और a माइनस बी लगाइए तो क्या आएगा आपका, आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। अच्छा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, q इंटू में 2a, q इंटू में 2a डियर स्टूडेंट्स क्या आपका डायपोल मोमेंट, तो हमने लिखा k p बाई आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। तो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑन एक्सियल लाइन। फिर जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में अजम्पशन ली थी ना, यहां भी अजम्पशन ले लेते हैं। अगर मान लीजिए आपका डायपोल कैसा है, सपोज आपका डायपोल है पॉइंट डायपोल। कैसा डायपोल आपका, पॉइंट डायपोल। पॉइंट डायपोल का मतलब क्या है कि आर की वैल्यू आपकी बहुत 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 ज्यादा होगी एज कंपेयर टू ए। मतलब जो पॉइंट का डिस्टेंस है ना सेंटर से, वो लेंथ के मुकाबले क्या होने वाला है, बहुत बहुत ज्यादा। वो क्या होता है, पॉइंट डायपोल, जिसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अगर हम आर आपका बहुत बहुत ज्यादा है तो आर स्क्वायर के सामने ए स्क्वायर की कोई औकात नहीं है, आप ए स्क्वायर को इग्नोर कर सकते हो। तो आपका पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या आ जाएगा,
KP बाई आर स्क्वायर, क्या आ जाएगा आपका KP बाई आर स्क्वायर। तो ये बात ध्यान देने की है कि एक पॉइंट चार्ज के लिए क्या था आपका भाई, पॉइंट चार्ज के लिए V क्या लिखा था 1/4πε0 Q बाई आर, किस पे डिपेंड कर रहा था R की पावर 1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, क्या लिख सकते हैं V क्या था आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। बट एक पॉइंट डायपोल के लिए V किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपका आर स्क्वायर, ये बात आपको ध्यान रहनी चाहिए। तो डायपोल अगर आपका शॉर्ट डायपोल है सॉरी, अगर आपका शॉर्ट डायपोल है तो उसके एक्सिस पे पोटेंशियल कितना आएगा आपका डियर स्टूडेंट्स KP बाई आर स्क्वायर, पोटेंशियल विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ओके डियर स्टूडेंट्स, प्लीज पॉज योर वीडियो एंड नोट दिस डाउन, आई एम गोइंग टू इरेज दिस। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, पहला केस हमने पढ़ लिया ऑन एक्सियल लाइन, इसी में हम सेकंड केस को डिस्कस कर रहे हैं ऑन इक्वेटोरियल लाइन। क्या डिस्कस कर रहे हैं भाई, ऑन इक्वेटोरियल लाइन। देखिए इक्वेटोरियल लाइन पे पोटेंशियल कितना होगा वो समझ लेते हैं। हमारे पास डायपोल है, ये आपका -Q है, ये +Q है, ये पॉइंट हो गया O, ये सेपरेशन भी हम A मान के चलते हैं और ये सेपरेशन भी क्या होता है। इक्वेटोरियल लाइन में पहले भी समझा चुका हूं, जो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी दिस लाइन इज नोन एज द इक्वेटोरियल लाइन। यहाँ पे कोई पॉइंट P है, कितने सेपरेशन पे, एट ए सेपरेशन R। यहाँ पे पोटेंशियल निकालना है, तो देखिए पहले मैं डिस्टेंस लिख लेता हूं, ये R है, ये A है, पाइथागोरस से कितना होगा √R² प्लस A²। सिमिलरली ये भी कितना होने वाला है पाइथागोरस से √R² प्लस A²। सारी कहानी वही है, VP किसके बराबर होगा, +Q के कारण जो होगा और -Q के कारण जो होगा। +Q के कारण क्या होगा KQ बाय सेपरेशन, +Q का सेपरेशन कितना है भाई यहाँ से √R² प्लस A²। अच्छा -Q के कारण तो -KQ बाय सेपरेशन, सेपरेशन कितना है √R² प्लस A²। ओ हो, ये तो सेम आ गया, तो कितना हो गया आपका 0। मेन बात की जो इक्वेटोरियल लाइन है डायपोल के क्या है परपेंडिकुलर है ना भाई, डायपोल मोमेंट इधर आपका और ये एंगल कितना आपका 90 डिग्री। तो इक्वेटोरियल लाइन डायपोल के क्या है परपेंडिकुलर, उसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या आ रहा है 0। मींस अगर आप कोई भी ऐसा पॉइंट लो जो डायपोल के परपेंडिकुलर हो, क्या होना चाहिए डायपोल के परपेंडिकुलर, वहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना आने वाला आपका 0। इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि इक्वेटोरियल लाइन या फिर कोई भी ऐसा पॉइंट जो डायपोल के परपेंडिकुलर हो, वहां पे आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमेशा और हमेशा कितना आने वाला आपका 0 आने वाला है, इसमें कोई दो राहे नहीं है। तो ये हो गया आपका ऑन इक्वेटोरियल लाइन। और यहां से बहुत ज्यादा सिंपल है, अगर हम थर्ड केस पढ़े एट एनी जनरल पॉइंट, क्या पढ़े हम एट एनी, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा ही है, सब कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा है, डायपोल जैसा हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा था वैसा ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में है, कोई चेंज नहीं है। तो देखिए ऑन एनी जनरल पॉइंट कैसे करेंगे, तो ये मान लीजिए सपोज अपना डायपोल है -Q एंड +Q, ये अपना बढ़िया सा सेंटर, ये डिस्टेंस A और ये डिस्टेंस भी कितना आपका A। अब डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहां से कहां होगी, माइनस से प्लस, तो ये डायरेक्शन होगी आपकी डायपोल मोमेंट, जिसको मैंने बोला P वेक्टर। अब मैंने कोई भी जनरल पॉइंट कंसीडर किया जो कि सेंटर से कितनी डिस्टेंस दूर है R डिस्टेंस, और डायपोल मोमेंट के साथ जिसका एंगल क्या बन रहा है आपका थीटा, है ना। जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में किया था, अब पोटेंशियल निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं डायपोल मोमेंट को रिजोल्व करूंगा, है ना। रिजोल्व कैसे होगा, देखिए P का यहां से एंगल कितना है थीटा, तो P का ये कंपोनेंट प्यारे विद्यार्थियों कितना आ जाएगा आपका P कोस थीटा, जहां से एंगल दिया जाए उधर कंपोनेंट कोस थीटा। अच्छा परपेंडिकुलर में कितना कंपोनेंट आएगा आपका P साइन थीटा, है ना। अब ध्यानपूर्वक सुनना भाई, देखिए P कोस थीटा और ये पॉइंट सेम लाइन में है ना, P कोस थीटा और ये पॉइंट सेम लाइन में, यानी P कोस थीटा के लिए किसकी तरह बिहेव करे, एक्सियल पॉइंट की तरह, किसकी तरह बिहेव करे, लाइक एक्सियल पॉइंट, क्योंकि P कोस थीटा और ये पॉइंट सेम लाइन के अलोंग है, तो एक्सियल लाइन एक्सियल पॉइंट की तरह बिहेव करेगा। अरे एक्सियल में यही था ना भाई, -Q +Q, ये आपका डायपोल मोमेंट और ये पॉइंट। अब डायपोल मोमेंट और पॉइंट दोनों सेम लाइन के अलोंग थे, तो वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, लाइक एक्सियल पॉइंट। तो यहाँ पे देखिए P कोस थीटा और ये पॉइंट सेम लाइन में, तो P कोस थीटा के कारण तो ये कैसा आपका एक्सियल पॉइंट,
तो मैं v लिखूंगा, पहले मैं p cos थीटा के कारण लिख रहा हूं। एक्सियल लाइन का फॉर्मूला क्या था, kp बाई आर स्क्वायर, बट यहां पे क्या हो जाएगा, k p की जगह कितना है, p cos थीटा बाई आर स्क्वायर, है ना। अच्छा, पॉइंट डायपोल नहीं मानते तो यहाँ माइनस ए स्क्वायर भी है, पॉइंट डायपोल मत मानो तो यहाँ माइनस ए स्क्वायर भी लिखना पड़ेगा। अच्छा, पी साइन थीटा, देखिए पी साइन थीटा के परपेंडिकुलर ए पॉइंट, ये वाला केस मैंने अभी बताया, पी साइन थीटा के परपेंडिकुलर ए पॉइंट, और जब पॉइंट आपका डायपोल मोमेंट के परपेंडिकुलर हो या डायपोल के परपेंडिकुलर हो, पोटेंशियल क्या होता है, जीरो, यानी पी साइन थीटा के कारण तो कितना आने वाला आपका, जीरो। ये वाला पी कोस थीटा एक्सियल की तरह हो गया, पी साइन थीटा इक्वेटोरियल की तरह, क्यों, क्योंकि ये पॉइंट पी साइन थीटा के परपेंडिकुलर है। चलिए सोल्व कर लीजिए, सोल्व हो ही गया, ये आपका आंसर है। अगर आप यहाँ पे फिर से एजम्पशन ले तो शॉर्ट डायपोल हो, अगर कैसा डायपोल हो, शॉर्ट, तो शॉर्ट के लिए आर आपका बहुत बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ए, तो अगर ज्यादा होता है तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे, के पी कोस थीटा बाई आर स्क्वायर, क्या लिख सकते हो, के पी कोस थीटा बाई आर स्क्वायर, है ना। अब इसको मैंने एक तरीका और बता देता हूं, जैसे हमने लिखा ना v क्या है हमारा, इसको मैं प्रोसीड कर रहा हूं यहाँ पे, 1/4 एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा बाई आर स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, कई बार वेक्टर फॉर्म का आपको काम पड़ सकता है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/4 एप्सिलॉन नॉट मैंने इसको लिखा p वेक्टर डॉट आर कैप, क्या लिखा, p वेक्टर डॉट आर कैप। सोल्व कर लो यार, a डॉट b क्या होता है, ए बी कोस थीटा, तो ये क्या आएगा, p आर कोस थीटा, पर आर क्या मतलब आर की वैल्यू कितनी है, 1, तो इनडायरेक्टली क्या बन गया आपका p कोस थीटा। इधर देख लीजिए, किसी को नहीं आता तो p वेक्टर डॉट आर कैप है ना, क्या लिखेंगे, p आर की वैल्यू तो 1 है, कोस थीटा, तो p कोस थीटा है ये आपका, तो डिवाइडेड बाय क्या हो गया आपका यहाँ से आर स्क्वायर। तो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एट एनी जनरल पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, 1/4 एप्सिलॉन नॉट p वेक्टर डॉट आर कैप डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, है ना। तो ये आपको सब कुछ याद होना चाहिए, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके डियर स्टूडेंट्स, प्लीज पॉज योर वीडियो एंड नोट दिस डाउन। देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपको अपनी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, प्लीज अपनी वीडियो को पॉज कीजिए एंड ट्राई टू सोल्व दिस प्रॉब्लम। एनसीईआरटी बुक की प्रॉब्लम है, मैंने केवल 2 पार्ट दिए, उसमें 4 पार्ट्स है, बाकी 2 पार्ट्स बहुत आसान है, आप इजिली कर सकते हो, उसमें डेरिवेशन ही करवाया गया है जो हमने अभी की है ना। चलिए देखते हैं, समझते हैं कैसे हम यहाँ पे प्रोसीड कर सकते हैं। आपने कोशिश जरूर की ही होगी। देखिए क्या है यहाँ पे, टू चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, मतलब डायपोल हो गया, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू कहाँ लोकेटेड है, 0 0 माइनस है, मतलब जेड एक्सिस पे है, एंड 0 0 ए रेस्पेक्टिवली। चलिए डायग्राम बना लेते हैं। मैंने माना कि सपोज यही क्या हो गया मेरा जेड एक्सिस, है ना, और ये मान लीजिए ओरिजिन है माइनस क्यू, यहाँ पे ये पॉइंट मान लीजिए क्या माइनस क्यू, कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0,0, माइनस ए। अच्छा, दूसरा चार्ज क्या आपका प्लस क्यू, और कहाँ पे भैया आपका 0,0, ए। इस प्रकार से कुछ सिचुएशन गिवन है, जेड एक्सिस पे माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज आपके पास है। चलिए सबसे पहले क्या बताना है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट x, y, 0। देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये पॉइंट कौन से प्लेन में लाई कर रहा है, बस ये बताओ, एक्स वाई प्लेन में, है ना। और एक बात आपको मालूम है कि जो जेड एक्सिस है वो एक्स वाई प्लेन के हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर। अरे कहानी होती है ना, एक्स वाई और जेड तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ये मान लीजिए सपोज ये मेरा बोर्ड एक्स वाई प्लेन में था, किस में था, एक्स वाई प्लेन में, और जो डायपोल मोमेंट है वो जेड एक्सिस में, कौन से एक्सिस में, जेड एक्सिस में। अब यहाँ कोई भी पॉइंट हो वो उसके क्या है, परपेंडिकुलर, क्योंकि एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर ही क्या होता है आपका जेड एक्सिस। मतलब ये एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है, मतलब ये पॉइंट क्या है, परपेंडिकुलर टू डायपोल मोमेंट। क्या होगा आपका, परपेंडिकुलर टू डायपोल मोमेंट। क्यों, क्योंकि डायपोल मोमेंट जेड एक्सिस में, भाई माइनस से प्लस जेड एक्सिस के लोग हैं, और एक्स वाई प्लेन का कोई भी पॉइंट जेड एक्सिस के क्या होता है, परपेंडिकुलर है, तो इसलिए जो ये पॉइंट है परपेंडिकुलर डायपोल मोमेंट। और जब कभी आपका परपेंडिकुलर टू डायपोल मोमेंट हो तो इक्वेटोरियल वाला ही केस है, पोटेंशियल क्या हो गया आपका, जीरो। मतलब कि एट दिस गिवन पॉइंट जो आपका पोटेंशियल है वो कितना आने वाला आपका, जीरो, है ना। अब अगला पार्ट देख लीजिए, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए स्मॉल टेस्ट चार्ज। स्मॉल टेस्ट चार्ज है, मान लीजिए क्यू नोड, या क्यू मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, क्यू नोड मान लीजिए, फ्रॉम कहां से, 5002 माइनस 7000। ये कौन से एक्सिस पे लाई करे, एक्स एक्सिस पे। मैंने मान लिया कि ये सपोज एक्स एक्सिस है, एक्स और जेड तो परपेंडिकुलर ही होते हैं ना। तो देखिए कहां से कहां मूव कराना है, पहला पॉइंट आपका 5,0,0,
और बाद वाला पॉइंट है -7,0,0 मीन्स मेरे को चार्ज को मूव करवाना है यहां से यहां सॉरी, पहली बात किसी भी पाथ से मूव कराओ वर्क डन क्या आता है सेम, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा फोर्स आपका कंजर्वेटिव फोर्स है ना। वर्क डन निकाल लो, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान है, बहुत सरल है। देखिए वर्क डन का मैंने फॉर्मूला बताया था, जब कभी एक चार्ज मूव करे Q नोड इंटू में V फाइनल माइनस V इनिशियल। अरे वर्क डन क्या, ऐसे ऐसे छोड़ो, एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन का फॉर्मूला क्या था, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। इसको क्या लिखेंगे, Q नोड V फाइनल माइनस Q नोड V इनिशियल। मैं ऐसे बहुत सवाल करवा चुका हूं, Q नोड V फाइनल माइनस V इनिशियल। अच्छा भाई इक्वेटोरियल लाइन पे दोनों पॉइंट, यहां भी पोटेंशियल शून्य और यहां भी पोटेंशियल शून्य, तो V फाइनल भी क्या है 0 और V इनिशियल भी क्या है 0, तो आंसर क्या आ गया आपका 0। मतलब आपको कोई वर्क डन करने की आवश्यकता नहीं है। तो पहले पार्ट का भी पोटेंशियल 0 है और सेकंड पार्ट में जो आपका वर्क डन है वो भी क्या आपका 0। एनसीईआरटी क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छा सवाल है, डायपोल पे बेस्ड है। ओके डियर स्टूडेंट्स, प्लीज पॉज योर वीडियो एंड नोट दिस डाउन। देखिए डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, हम सीखेंगे टू अप्लाई, क्या सीखेंगे, टू अप्लाई एनर्जी कंजर्वेशन। क्या सीखेंगे भाई, टू अप्लाई एनर्जी कंजर्वेशन, कि आप किस प्रकार से एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर सकते हो, और ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी भी है। जैसे मान लीजिए सपोज एक सिचुएशन है कि यहां पे एक चार्ज था Q, मास कितना था उसका M1 यहां भी एक चार्ज था Q, मास कितना था M2, दोनों के बीच सेपरेशन कितना था R। इनिशियली दोनों होल्ड कर रखे थे, दोनों को साइमल्टेनियसली रिलीज किया गया। क्या किया गया, साइमल्टेनियसली रिलीज। तो देखिए होगा क्या, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, दो पॉजिटिव चार्ज के बीच में क्या होगा, रिपल्शन। रिपल्शन होगा तो एक दूसरे से दूर भागेंगे, तो दूर भागेंगे तो कभी ना कभी इनके बीच में सेपरेशन कितना हो जाएगा 2R। दूर भाग रहे हैं भाई, ये इधर भाग रहा है, ये इधर भाग रहा है, तो भागते भागते कभी ना कभी सेपरेशन कितना हो जाएगा 2R, है ना। जब सेपरेशन 2R हुआ तो मैंने बोला कि M1 वाले की स्पीड है मान लीजिए V1, कितनी स्पीड है V1, और M2 वाले की स्पीड कितनी है आपकी V2। आपको दो चीज फाइंड आउट करनी है, आपको V1 फाइंड आउट करना है और V2 फाइंड आउट करना है ना। देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं मास सेम दे देता तो आपका सवाल काफी आसान बन जाता, बट मैंने मास डिफरेंट दिया क्योंकि मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूं। इसको सवाल की फॉर्म में मत लीजिए, ये मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। सवाल मैंने डीपीपीज में डाल दिए, मैं प्रॉब्लम्स पे प्रैक्टिस यहाँ पे करवाने वाला हूं, बट अभी आपको कॉन्सेप्ट समझने की आवश्यकता है कि दोनों के बीच में रिपल्शन है तो कभी ना कभी डिस्टेंस 2R होगा। जब 2R डिस्टेंस हुआ तो M1 की स्पीड कितनी होगी V1 और M2 की स्पीड कितनी होगी V2। आपको यही फाइंड आउट करना है कि V1 और V2 कितना होने वाला है। चलिए लिसन टू मी वेरी केयरफुली। देखिए दो अननोन है, V1 भी अननोन है, V2 भी अननोन है, तो एक इक्वेशन से काम नहीं चलेगा, आपको कितनी इक्वेशन चाहिएगी, दो। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्शन रिएक्शन पेयर बनाता है ना। और यहां पे जब कभी कोई भी फोर्स एक्शन रिएक्शन पेयर बनाए तो आप एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर सकते हो, सॉरी आप मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई कर सकते हो। कैसे दिए स्टूडेंट्स, देखिए भाई ये पॉजिटिव, यहां इस पे क्या लगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और इस पे भी क्या लगा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एक्शन रिएक्शन पे अगर मैं पूरे को सिस्टम मान लूं तो नेट फोर्स कितना है 0, इससे ये क्या होगा कैंसिल। और जब कभी नेट फोर्स 0 तो आप मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई कर सकते हो। तो जो आपकी पहली इक्वेशन आएगी ना डियर स्टूडेंट्स, वो कहां से आएगी, आपकी मोमेंटम कंजर्वेशन। मोमेंटम कंजर्वेशन मतलब इनिशियल मोमेंटम किसके बराबर होना चाहिए, आपका फाइनल मोमेंटम, है ना। चलिए इनिशियल मोमेंटम, भाई ये भी रेस्ट में था क्योंकि रिलीज किया था, ये भी रेस्ट में था रिलीज किया था, तो इनिशियल मोमेंटम तो हो गया 0। फाइनल मोमेंटम, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी, एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लीजिए, दूसरी नेगेटिव हो जाएगी। मैंने इधर वाली डायरेक्शन को क्या मान लिया, पॉजिटिव, तो इसका मोमेंटम कितना हो गया भाई आपका मास इंटू वेलोसिटी, है ना। और इसका मोमेंटम क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव में है तो मास इंटू वेलोसिटी, है ना। अब मैं इस टर्म को इधर ले जाता हूं तो M1 V1 किसके बराबर आ गया आपका M2 V2। बहुत बढ़िया बात, दिस इज गोइंग टू बी आवर इक्वेशन नंबर 1, है ना। अब सेकंड कैसे निकालेंगे, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स में आप हमेशा क्या अप्लाई कर सकते हो,
एनर्जी कंजर्वेशन कैसे अप्लाई करते हैं डियर स्टूडेंट्स, देखिए कि इनिशियल एनर्जी ई इनिशियल किसके बराबर होना चाहिए, ई फाइनल, और यहाँ दो एनर्जी है क्योंकि ये मोशन में एक तो काइनेटिक एनर्जी हो गई और साथ में आपकी पोटेंशियल एनर्जी तो होने वाली ही है। तो हम क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक इनिशियल प्लस पोटेंशियल इनिशियल किसके बराबर होगी, काइनेटिक फाइनल प्लस पोटेंशियल फाइनल, है ना। इनिशियली तो रेस्ट में थे तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई आपकी, जीरो। अच्छा, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी देखिए कैसे लिखेंगे, 1/4πε0, फॉर्मूला क्या होता है, Q1 Q2 बाय R। चार्जेस का प्रोडक्ट कीजिए Q इंटू में Q, कितना हो गया आपका Q स्क्वेयर बाय सेपरेशन कितना आपका R, ठीक है, इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल कैसे निकालेंगे, कुछ इसके पास है कुछ इसके पास है, इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी, हाफ m1 v1 स्क्वेयर प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी आपकी, हाफ m2 v2 स्क्वेयर प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनली सेपरेशन कितना होगा 2r, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखेंगे 1/4πε0 q स्क्वेयर और सेपरेशन कितना हो गया आपका 2r। तो दीज आर द इक्वेशंस डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है, आपको इसको सोल्व करना नहीं सीखना, आपको फॉर्मूला इसका याद नहीं रखना, आपको ये देखना है कि कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई कर सकते हैं। मैं आगे एक दो एग्जांपल भी देने वाला हूं। तो देखिए पहली इक्वेशन मैंने मोमेंटम कंजर्वेशन लगाई, दूसरी इक्वेशन मैंने क्या लगाई, एनर्जी कंजर्वेशन। तो ये इक्वेशन आ रही, सोल्व करके दिखा देता हूं। इस टर्म को इधर ले आओ तो क्या आएगा आपका भाई, इस टर्म को इधर लेके आएंगे, मैं सीधा लिख रहा हूं, माइनस करने पे कितना आएगा 1/4πε0, जिसको मैं k लिख रहा हूं, है ना, q स्क्वेयर, और इधर लेके आएंगे तो ये आ जाएगा 2r बचेगा, और इधर कितना आ गया आपका m1 v1 स्क्वेयर बाय 2 प्लस m2 v2 स्क्वेयर बाय 2। देखिए सबके डिनोमिनेटर में से 2 को आपने उड़ा दिया तो कितना आ गया kq स्क्वेयर बाई r इक्वल टू m1 v1 स्क्वेयर प्लस m2। अब देखिए कुछ नहीं करना आपको, v1 v2 कैसे निकालेंगे, पहले यहां से v1 की वैल्यू रख दो, v1 कितना होगा भाई आपका m2 v2 बाय m1, v1 की वैल्यू आप यहां रख दीजिए, v1 की वैल्यू आप यहां रखेंगे तो इस इक्वेशन से क्या आ जाएगा v2, और एक बार v2 आ जाए तो v2 यहां रख देना, वहां से क्या आ जाएगा आपका v1। आपको सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है, आपको यहाँ कॉन्सेप्ट सीखना है कि जब कभी इस प्रकार की प्रॉब्लम आए आप दो चीज अप्लाई कर सकते हो, पहला तो क्या आपका मोमेंटम कंजर्वेशन, और सेकंड आप क्या अप्लाई कर सकते हो, एनर्जी कंजर्वेशन। ओके डियर स्टूडेंट्स, प्लीज पॉज योर वीडियो एंड नोट दिस डाउन, है ना। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन लेने वाले हैं। देखिए देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताता हूं, फिर उसी कॉन्सेप्ट को जोड़ के एनर्जी कंजर्वेशन की एक साधारण सी प्रॉब्लम हम करेंगे। देखिए हमने पोटेंशियल बहुत सारी चीजों का निकाल लिया, है ना, हमने पोटेंशियल किस किस का निकाल लिया, हमने पोटेंशियल डायपोल का निकाल लिया, बहुत सारे चार्जेस हो तो पोटेंशियल कैसे निकालेंगे वो भी हमने सीख लिया। अब मैं आपको पोटेंशियल बताने वाला हूं सॉरी, ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था ना ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वैसे हम यहाँ पे क्या निकालने वाले हैं, पोटेंशियल निकालने वाले ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मैं आपको केवल एक ही डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे कराने वाला हूं। तो देखिए पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, क्या आपका पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और उसमें हम एक ही डिस्ट्रीब्यूशन की यहाँ पे बात करेंगे, डेट इज द रिंग। किसकी बात करेंगे हम, रिंग की सरकमफेरेंस होती है, तो वहां पे जो चार्ज है लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड आपका होता है। बाकी सब अरेंजमेंट्स की डिस्कशन हम करेंगे, बट जब करेंगे जब मैं एडवांस लेवल प्रॉब्लम्स लेके आऊंगा इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो वहां पे उन सब चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे। यहाँ हम बेसिक लेवल स्टडी कर रहे हैं, जहां पे हम केवल और केवल किसके बारे में समझेंगे, रिगार्डिंग द रिंग, है ना। तो देखिए ध्यानपूर्वक सुनिए, जैसे मान लीजिए आपके पास एक ये चार्ज्ड रिंग है, कैसी रिंग है, चार्ज रिंग। मान लीजिए इस पे चार्ज है Q, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, क्या चार्ज है इस पे Q, और मैंने बोला कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड आपका, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, बहुत बढ़िया। इसकी रेडियस है R, तो आपको सेंटर पे पोटेंशियल बताना है, क्या बताना है, सेंटर पे पोटेंशियल। देखिए खास सोचने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, देखिए क्योंकि ये आपकी स्केलर क्वांटिटी आप सीधा ऐड कर सकते हो। अब आप एक बात देखिए, सेंटर पे पोटेंशियल बताना है, हर एक चार्ज का यहां से डिस्टेंस कितना है R,
भाई यहाँ पे कुछ ना कुछ चार्ज होगा, है ना। मान लीजिए चलो आपको समझ भी नहीं आ रहा तो मैंने डी क्यू मान लिया, डी क्यू का डिस्टेंस कितना है सेंटर से आर, तो इसका पोटेंशियल क्या लिखेंगे, इसका पोटेंशियल छोटा सा चार्ज है तो छोटू सा पोटेंशियल भी होगा, के डी क्यू बाय सेपरेशन कितना हो गया आर। और क्योंकि स्केलर आप सीधा इंटीग्रेट कर सकते हो, डीवी का इंटीग्रेशन हो गया वी, के बाहर, आर कांस्टेंट है, डी क्यू का इंटीग्रेशन हो गया क्यू, तो कितना आ गया आपका सीधा के क्यू बाई आर। और वो बहुत ऑब्वियस है क्योंकि देखो यहाँ पे जो चार्ज उसका सेपरेशन कितना है आर, सिमिलरली यहाँ पे भी कोई चार्ज है तो उसका भी सेपरेशन कितना है आर, यहाँ भी कोई चार्ज है तो उसका सेपरेशन कितना है आर, यहाँ भी कोई चार्ज है तो उसका सेपरेशन कितना है आर, सबका सेपरेशन सेम है और स्केलर है, सीधा ऐड करना है तो के टोटल चार्ज क्यू और हर एक चार्ज का सेपरेशन कितना आपका आर, तो हम क्या लिख सकते हैं पोटेंशियल के क्यू बाई आर, है ना। बट मैंने ये बोला कि मान लीजिए क्यू नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्यू आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड आपका नॉन यूनिफॉर्मली, तो क्या होगा, अरे भाई नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहीं ज्यादा कहीं कम, बट अभी भी हर एक चार्ज का सेपरेशन कितना है, अरे सेपरेशन तो आ रही है ना, चाहे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो चाहे नॉन यूनिफॉर्मली, हर एक चार्ज का सेपरेशन कितना है आर है, तो अब भी पोटेंशियल कितना रहने वाला आपका के क्यू बाई आर। तो एक बहुत अच्छी बात पता चली कि रिंग के सेंटर पे जो पोटेंशियल होगा सॉरी, वो किसके बराबर होगा आपका के क्यू बाई आर। अब ये क्यू चाहे आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो और चाहे नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है क्योंकि हर एक चार्ज का सेपरेशन कितना आपका आर, इससे पोटेंशियल कितना होगा सेंटर पे आपका के क्यू बाई आर। ओके डियर स्टूडेंट्स, प्लीज पॉज योर वीडियो एंड नोट दिस डाउन। मैं इसमें सेकंड केस ले रहा हूं, देखिए अब देखिए अगर हम एक्सिस पे बात करें, किस पे बात करें, एक्सिस पे, ये आपकी रिंग है। अब देखिए क्यू कैसे भी डिस्ट्रीब्यूटेड हो, मैंने आपको समझा दिया, फर्क नहीं पड़ने वाला। तो चार्ज क्यू है वो यूनिफॉर्मली भी डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, वो नॉन यूनिफॉर्मली भी डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, रिंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मान लीजिए एक्सिस पे कोई पॉइंट है, ये मान लीजिए रेडियस आर है, ये सेपरेशन कितना आपका ए, और यहाँ पे पोटेंशियल निकालना है, क्या निकालना है, पोटेंशियल। अगेन अगर आप बहुत ध्यान से सोचेंगे तो जैसे मान लीजिए अगर मैं कोई भी चार्ज कंसिडर किया, मान लीजिए ये चार्ज कंसिडर किया, तो इसका यहां से सेपरेशन कितना आएगा भाई, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सिमिलरली और कोई कंसिडर कर लो, ये कंसिडर कर लो, इसका भी यहां से सेपरेशन कितना आएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखिए आर भी कांस्टेंट है रेडियस से, ए भी कांस्टेंट है डिस्टेंस है, मींस हर एक चार्ज का जो डिस्टेंस है वो क्या रह रहा है आपका, कांस्टेंट। तो हर एक चार्ज का पहले जो डिस्टेंस आर था अब कितना हो गया, वो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कुछ खास करने की जरूरत नहीं है, पोटेंशियल कितना लिख सकते हो, के क्यू बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसमें कोई खास बात नहीं है, क्यों, क्योंकि पहले हर एक चार्ज का सेपरेशन कितना था आपका, हर एक चार्ज का सेपरेशन था आर, अब हर एक चार्ज का सेपरेशन कितना हो गया आपका, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसलिए आप पोटेंशियल को क्या लिख सकते हो, सीधा के क्यू बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना। ओके डियर स्टूडेंट्स, प्लीज पॉज योर वीडियो एंड नोट दिस डाउन। अब मैं रिंग और एनर्जी कंजर्वेशन मिला के आपको एक प्रॉब्लम करके दिखा रहा हूं, बहुत आसान है, ध्यानपूर्वक सुनना। देखिए देखिए प्रॉब्लम क्या कहती है, मान लीजिए सपोज आपके पास एक रिंग है ना, रिंग पे चार्ज है क्यू, ठीक है, रिंग की रेडियस है मान लीजिए आर, और यहां से अंडर रूट 3r डिस्टेंस पे एक चार्ज था डेट इज इक्वल टू माइनस क्यू, इसको यहां से रिलीज किया गया, क्या किया गया, इसको रिलीज, इसको फिक्स रखा गया, ये मूव नहीं कर रही, ये फिक्स रखी गई है, ठीक है। तो देखिए रिलीज कर दिया, चलिए बहुत बढ़िया, कोई समस्या इसमें नहीं। अब देखिए ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, दोनों के बीच में क्या होने वाला है, अट्रैक्शन। ये पॉजिटिव अपने तरफ नेगेटिव को क्या करेगी, अट्रैक्ट, तो नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगी तो नेगेटिव इधर बढ़ेगा और कभी ना कभी तो सेंटर पे आएगा, कहां पे आएगा, कभी ना कभी सेंटर पे। आपको बताने की जब ये चार्ज सेंटर पे आएगा तो व्हाट विल बी इट्स स्पीड, क्या बताने, व्हाट विल बी इट्स स्पीड, इसका मास मान लीजिए कितना आपका m, है ना। तो फाइंड, क्या करना है, फाइंड स्पीड ऑफ माइनस क्यू व्हेन इट रीचेज, कहां पे पहुंच जाए, व्हेन इट रीचेज सेंटर ऑफ रिंग। ये कहां पे पहुंच जाए डियर स्टूडेंट्स, आपका
ये पहुंच जाए एट द सेंटर ऑफ द रिंग। चलिए देखिए इस सवाल को हम कैसे कर सकते हैं, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। देखिए वही बात है, जब कभी भी स्पीड के बारे में पूछा जाए तो आपको एनर्जी कंजर्वेशन लगाना ही लगाना पड़ेगा। तो मैंने एनर्जी कंजर्वेशन लगाना स्टार्ट किया, काइनेटिक इनिशियल प्लस पोटेंशियल इनिशियल किसके बराबर होगा, काइनेटिक फाइनल प्लस पोटेंशियल फाइनल, है ना। अब इनिशियली तो रिलीज किया तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जीरो। चलिए पोटेंशियल इनिशियली कैसे लिखेंगे, चार्ज इंटू पोटेंशियल, क्योंकि एक ही चार्ज मोशन में मैं ये फॉर्मूला लगा सकता हूं। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, चार्ज इंटू पोटेंशियल, चार्ज हो गया माइनस क्यू और पोटेंशियल मान लिया वी इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। मान लीजिए फाइनली जो इसकी स्पीड है ना डी स्टूडेंट, वो स्पीड क्या होगी इसकी वी, तो हम क्या लिख सकते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी को कैसे लिखेंगे, चार्ज इंटू में फाइनल पोटेंशियल, है ना। अब इस टाइम को इधर ले जाओ तो क्या आएगा, क्यू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल किसके बराबर आ गया आपका, हाफ एम वी स्क्वायर, है ना। तो अब तो सिंपल है, क्यू वी फाइनल, फाइनली यहां पे आ गया, तो फाइनली हर एक चार्ज का डिस्टेंस है आर, तो कितना आ जाएगा, के क्यू बाई आर माइनस इनिशियली, इनिशियली हर एक चार्ज का डिस्टेंस कितना वो निकाल लो, है ना। कैसे निकालोगे, अंडर रूट दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, मतलब कि आर स्क्वायर प्लस 3r स्क्वायर, सोल्व करोगे तो ये कितना आएगा आपका 2r, तो v इनिशियल कितना हो गया, के क्यू बाई 2r, है ना। अभी सिखाया था अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया डी स्टूडेंट्स आपका, हाफ एम वी स्क्वायर, सोल्व कर लो तो ये कितना आएगा, के क्यू क्यू बाय 2r इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, 2 ने 2 को मार दिया तो यहां से v कितना आ गया आपका, अंडर रूट के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय एम आर। तो ये आपकी स्पीड हो गई कहां पे, जब ये चार्ज आपका कहां पे पहुंचेगा, सेंटर में। तो ये आपका एक अच्छा सवाल है जिसमें मैंने आपको सिखाया कि हाउ टू अप्लाई द एनर्जी कंजर्वेशन। एक मैंने कॉन्सेप्ट आपको पहले दिया था, एक कॉन्सेप्ट ये दिए, जनरली इन दो से ज्यादा कोई कॉन्सेप्ट इसमें नहीं है, एक दो है जो हम एडवांस लेवल पे डिस्कस करने वाले हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, प्लीज पॉज योर वीडियो एंड नोट दिस डाउन। देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपको आपकी स्क्रीन पर एक लंबा चौड़ा सवाल दिख रहा होगा, एक्चुअली एनसीईआरटी का सोल्ड एग्जांपल है, कंप्लीटली एक लॉजिकल क्वेश्चन है ना, और कई बार अक्सर बोर्ड एग्जामिनेशन में 1 मार्क्स में पूछा गया भी है। अब देखिए मैं एक एक करके सारे पार्ट्स को सोल्व करूंगा, आप टेंशन मत लीजिए, पहले मैं आपको समझा देता हूं और एक एक करके पार्ट्स को सोल्व करूंगा। आप एनसीईआरटी बुक में से क्वेश्चन नोट कर सकते हैं, यहां से भी ये क्वेश्चन नोट कर सकते हो। देखिए सवाल क्या कहता है कि सबसे पहले क्या आपके पास एक फिगर है, फिगर शोज द फील्ड लाइंस ऑफ ए सिंगल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का ये फील्ड लाइंस है, नेगेटिव चार्ज का ये फील्ड लाइंस है, ये पॉइंट P माना, ये Q है, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट क्या आपका B, ठीक है। चलिए साइन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस Vp माइनस VQ, क्या बताना है सबसे पहले, Vp माइनस VQ मतलब ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, और फिर बताना आपको VB माइनस VA। चलिए देखते हैं, मैं एक एक पार्ट को रीड करूंगा, उसको इरेज करता जाऊंगा बिकॉज आई नीड द स्पेस। देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहां पे आपको क्या निकालना है, यहां पे आपको निकालना है Vp माइनस VQ और एक क्या निकालना आपको, VB माइनस VA। चलिए ध्यान से देखते हैं Vp माइनस VQ कैसे निकालेंगे। ये चार्ज मैंने Q मान लिया, तो फॉर्मूला क्या है भाई आपका Vp का फॉर्मूला हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय डिस्टेंस Rp, है ना, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज तो अभी भी Q है और सेपरेशन कितना हो गया आपका RQ, है ना। तो देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो हम कॉमन ले सकते हैं, Q भी कॉमन ले सकते हैं, क्या बच गया 1/RP माइनस 1/RQ। अब देखिए RP क्या आपका छोटा है, मतलब RP की वैल्यू क्या है, स्मॉल है, ये वैल्यू स्मॉल है तो ओवरऑल ये क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा। अरे डिनोमिनेटर स्मॉल हो गया ना, RP की वैल्यू कम है, डिनोमिनेटर स्मॉल हो गया, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा, ये वैल्यू ज्यादा और ये वैल्यू क्या कम, तो ऑब्वियसली आंसर क्या आएगा आपका पॉजिटिव, सिंपल रीजनिंग, है ना। सिमिलरली हम बात करते हैं VB माइनस VA, ध्यान रखना यहां पे चार्ज माइनस Q मान सकते हो, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q, जस्ट ए मिनट डियर स्टूडेंट्स। देखिए ये आप नोट कर लीजिए इधर वाला कि Vp माइनस VQ क्या है, पॉजिटिव, बिकॉज आई एम गोइंग टू इरेज दिस, है ना। देखिए थोड़ा बड़ा सवाल है। अब देखिए मेरे को निकालना था VB माइनस VA,
कैसे निकालूंगा, 1/4πε0, चार्ज है माइनस क्यू, डिस्टेंस हो गया आर बी, माइनस 1/4πε0, चार्ज है माइनस क्यू, डिस्टेंस कितना हो गया आपका आर ए। कॉमन ले सकते हो क्या, हाँ कॉमन ले लेते हैं, q/4πε0, यहां से क्या बच गया 1/r a माइनस 1/r b। अब सोच लो, अरे भाई आर ए कम डिस्टेंस, मतलब आर ए की वैल्यू क्या है, कम, आर ए की वैल्यू कम है तो अगेन ये वैल्यू क्या होगी, ज्यादा, ज्यादा में से कम को घटाओगे तो ऑब्वियसली क्या आएगा, पॉजिटिव। मतलब वीपी माइनस वीक्यू भी पॉजिटिव आया और वीबी माइनस वीए भी क्या आ रहा है आपका, पॉजिटिव, दोनों वैल्यूज क्या आ रही है, पॉजिटिव। ओके डियर स्टूडेंट्स, प्लीज पॉज योर वीडियो एंड नोट दिस डाउन। अब देखिए सेकंड पार्ट पढ़ते हैं। सेकंड पार्ट क्या कहते हैं, गिव द साइन ऑफ, यहां पे था डियर स्टूडेंट्स पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, किसका साइन देना है, गिव द साइन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस ऑफ ए स्मॉल नेगेटिव चार्ज बिटवीन पॉइंट्स क्यू एंड पी। लिसन केयरफुली, मतलब आपको यू क्यू माइनस यूपी निकालना है बिटवीन पॉइंट्स क्यू एंड पी। कैसे निकालेंगे, देखिए पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखते हैं, चार्ज इंटू पोटेंशियल, चार्ज तो है माइनस क्यू है ना, क्योंकि हमारे पास क्या स्मॉल नेगेटिव चार्ज। अच्छा क्यू का पोटेंशियल हो गया वी क्यू माइनस, ये कैसे लिखेंगे, माइनस क्यू वीपी। चलिए भाई सोल्व कीजिए, क्यू कॉमन ले लिया तो क्या बच गया आपका, वीपी माइनस वी क्यू। अच्छा भाई ओहो, ये वीपी माइनस वी क्यू पहले पार्ट में सोल्व किया था, क्या था, पॉजिटिव, तो इसका आंसर भी क्या आने वाला आपका, पॉजिटिव। मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस है वो क्या होगा आपका, पॉजिटिव, है ना, बिटवीन ए एंड बी। चलिए ए एंड बी के बीच में भी देख लेते हैं, अभी सेकेंडों का काम अपना दो। देखिए ए एंड बी के बीच में कैसे देखेंगे, यू ए माइनस यू बी, कैसे लिखेंगे, नेगेटिव से ऐसा माइनस क्यू, ये ए है तो पोटेंशियल ए का, माइनस माइनस क्यू, बी है तो पोटेंशियल बी का। अच्छा भाई क्यू कॉमन ले लो, क्या बच गया आपका, वीबी माइनस वी ए, और याद कीजिए पहले पार्ट में वीबी माइनस वी ए पॉजिटिव था, तो ये टर्म भी क्या हो जाएगी आपकी, पॉजिटिव, है ना। तो अगेन इन सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन दोनों चीज क्या आ रही है आपकी, पॉजिटिव। थर्ड पार्ट देखिए, गिव साइन ऑफ वर्क डन बाय द फील्ड, किसका वर्क डन बाय द फील्ड इन मूविंग ए स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, कहां से कहां मूव करवाना है, क्यू से पी। देखिए क्यू से पी मेरे को एक पॉजिटिव चार्ज मूव करवाना है, कौन मूव कराना है मेरे को, पॉजिटिव चार्ज, स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, कहां से कहां, क्यू से लेके पी। वर्क डन बाय द फील्ड बताना है। देखिए सबसे पहले फोर्स निकाले, ये पॉजिटिव, इसमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो कहां लगेगा, अवे। अब फोर्स तो इस चार्ज पे कहां लग रहा है, अवे, और इसको मूव इधर करा रहे हैं। अब फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री है, तो ऑब्वियसली वर्क डन क्या होने वाला आपका यहाँ पे, नेगेटिव। मतलब वर्क डन बाय द फील्ड क्या होगा, नेगेटिव। और याद रखिए वर्क डन बाय द फील्ड नेगेटिव है तो एक्सटर्नल एजेंसी का वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव। तो मैंने एक रिलेशन बताया था ना, वर्क डन बाय एक्सटर्नल किसके बराबर होता है, माइनस वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक का वर्क डन नेगेटिव है तो एक्सटर्नल एजेंट का क्या होगा आपका, पॉजिटिव, है ना। देखिए डी पार्ट देखिए, गिव साइन ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी, आ गया ना भाई, एक्सटर्नल एजेंसी इन मूविंग एक कैसा चार्ज, अब नेगेटिव चार्ज, कहां से कहां मूव कराना है, बी से ए। तो अब आपके पास नेगेटिव चार्ज है, कहां से कहां मूव कराना है, बी से। अगेन देखिए बी से ए लेके जाना है ना, ये देखिए ये नेगेटिव दोनों के बीच में रिपल्शन होगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो इधर लगा, अब फोर्स इधर आप लेके इधर जा रहे हो, अगेन 180 डिग्री का एंगल बना, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क डन क्या हो गया, नेगेटिव। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क डन नेगेटिव होगा तो अभी समझाया एक्सटर्नल एजेंसी का वर्क डन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। क्या हो जाएगा वर्क डन आपका, पॉजिटिव, है ना। और देखिए डज काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्मॉल नेगेटिव चार्ज इंक्रीज और डिक्रीज इन गोइंग फ्रॉम बी टू ए, मतलब पार्ट डी का कॉन्टिन्यूशन है, बी से ए जाने में काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होने वाली है, आपको ये बताना है। देखिए ध्यानपूर्वक सुनिए कि हम समझना चाहते हैं कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए स्मॉल नेगेटिव चार्ज इंक्रीज और डिक्रीज, है ना। देखिए लिसन केयरफुली, एनर्जी कंजर्वेशन से आप एक बात जानते थे, है ना। देखिए मैं इरेज कर देता हूं बाकी पार्ट्स। देखिए क्या है, डज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए नेगेटिव चार्ज इंक्रीज और डिक्रीज इन गोइंग फ्रॉम बी टू ए। वैसे तो आप एक लॉजिक से भी कर सकते हो, है ना। एक्सटर्नल एजेंसी के बारे में कुछ नहीं बोला गया, मान लीजिए आपने बी से चार्ज को फेंका ए की तरफ,
तो इस दौरान उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? ध्यान से सोचिए, बी से चार्ज को फेंका ए की तरफ, जैसे आपने बी से चार्ज को फेंका ए की तरफ, तो इसको बीच में रिपल्शन मिला, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है ना, नेगेटिव चार्ज है। तो यहां से आपने बी से ए की तरफ फेंका, तो दोनों के बीच में क्या होगा? आपका रिपल्शन। रिपल्शन होगा तो मतलब इसके मोशन को क्या करे? अपोज। मोशन को अपोज करे तो यहां तक आते आते स्पीड घट जाएगी, तो ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी भी घट जाएगी। तो आंसर तो क्या आना चाहिए आपका? डिक्रीज ही आना चाहिए। क्या आना चाहिए? डिक्रीज ही आना चाहिए। फिर भी मैं आपको बता देता हूं, एनर्जी कंजर्वेशन लगाइए, यू बी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट बी किसके बराबर होगा? यू ए प्लस काइनेटिक एनर्जी एट ए। चलिए भाई, तो मैं क्या किया? यू बी माइनस यू ए, और ये क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी एट ए माइनस काइनेटिक एनर्जी एट बी। अब यू बी माइनस यू ए, देखिए यू ए माइनस यू बी क्या आया था आपका? पॉजिटिव। तो यू बी माइनस यू ए क्या आने वाला है आपका? नेगेटिव। नेगेटिव मतलब ये टर्म क्या हो गया आपकी? लेस देन जीरो। तो इसको इधर ले जाओ, तो काइनेटिक एनर्जी एट ए इज लेस देन द काइनेटिक एनर्जी एट बी। बी पे एनर्जी ज्यादा होगी, ए पे क्या होगी? कम। मतलब एनर्जी क्या करने वाली है आपकी? डिक्रीज। तो आप लॉजिकली भी देख सकते हैं और आप मैथमेटिकली भी देख सकते हैं। मैं आपको प्रेफर करूंगा आप लॉजिक्स समझिए, क्योंकि आपको और बहुत सारे सवालों में लॉजिक्स हेल्प कर सकते हैं। मैंने कुछ असाइनमेंट्स में भी डाल दिए हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, प्लीज पॉज योर वीडियो एंड नोट दिस डाउन। अब इसके बाद हम एक इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या डिस्कस करेंगे हम? रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बट उसको डिस्कशन करने से पहले मैं एक बार एक डेफिनेशन बताऊंगा, दैट इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसकी प्रॉपर्टीज मैं आगे डिस्कस करूंगा, क्योंकि अभी मेरे को इसकी थोड़ी सी जरूरत पड़ने वाली है। तो मैंने क्या डिफाइन किया? इक्विपोटेंशियल सरफेस, है ना। इसका डिटेल डिस्कशन हम बाद में करेंगे। अभी हमें टॉपिक पढ़ना है, उसमें थोड़ी सी आवश्यकता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, इक्विपोटेंशियल सरफेस नाम से ही है, एक ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो? इक्वल। एक ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पे क्या हो? पोटेंशियल क्या हो आपका? सेम। तो हम क्या बोलते हैं इसको? ए सरफेस एट ऑल पॉइंट्स ऑफ विच पोटेंशियल इज सेम। तो हम क्या बोलते हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस एक ऐसा सरफेस है जिसके हर पॉइंट पे आपका पोटेंशियल क्या रहता है? सेम, है ना। फॉर एग्जांपल मैं कंसीडर करता हूं, अगर मैं मान लीजिए एक पॉइंट चार्ज को कंसीडर करूं और बोलूं कि इसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाओ। क्या बनाओ आप? इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो आप कहोगे सर पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/4πε0 Q/r। जहां पोटेंशियल सेम होगा, देखिए ये सब कुछ तो कांस्टेंट आपका। अगर ऐसा सरफेस जहां पोटेंशियल इक्वल होना चाहिए, उन सभी का आर भी क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। और आर इक्वल किसका होता है? अगर स्पेरिकल सरफेस हो। कैसा सरफेस हो आपका? स्पेरिकल सरफेस। तो इसके अराउंड जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनते हैं ना, वो क्या होते हैं आपके? स्पेरिकल इन शेप। क्या होते हैं? स्पेरिकल इन शेप, जिनके सेंटर पे कितना चार्ज होता है आपका? क्यू। तो जो आपके ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, कैसे होंगे आपके? स्पेरिकल इन शेप। क्योंकि देखिए हर पॉइंट का डिस्टेंस क्या आपका? सेम। और डिस्टेंस सेम है तो आपका पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा? सेम, है ना। तो इसके लिए जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनते हैं, कैसे बनते हैं आपके? कंसेंट्रिक। कैसे बनते हैं आपके? कंसेंट्रिक स्पीयर्स, है ना। बस इतना ही मैं डिस्कस कर रहा हूं यहाँ पे। ये टॉपिक बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस करने का है, जो कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। अभी आपको इतना मालूम होना चाहिए कि इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो? सेम। और एक पॉइंट चार्ज के लिए कंसेंट्रिक स्पीयर्स क्या होते हैं आपके? इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके डियर स्टूडेंट्स, अपनी वीडियो को पॉज कीजिए, साइड में कहीं छोटा सा लिख लीजिए, क्योंकि इसको हमें बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस करना है। चलिए अब हम पढ़ते हैं रिलेशन बिटवीन ई एंड वी। किसके बारे में पढ़ते हैं? बिटवीन रिलेशन ई एंड वी। चलिए देखिए, प्यारे विद्यार्थियों देखिए इधर, रिलेशन बिटवीन क्या आपका? रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। किस किस के बीच में रिलेशन है? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।
रिलेशन बिटवीन ई एंड वी। लिसन टू मी वेरी केयरफुली। देखिए ध्यानपूर्वक सुनना। जैसे मान लीजिए आपका प्लस क्यू चार्ज ही था, उसके रेफरेंस में कर लेता हूं। ये मान लीजिए दो इक्विपोटेंशियल सरफेस थे, एक्चुअली बहुत ज्यादा क्लोज है, बट आपको समझ में, इसलिए मैंने गैप क्या दिखा दिया इसमें ज्यादा, है ना। मैंने कोई पॉइंट कंसीडर किया, है ना। अब क्या होगा, फील्ड हम जानते हैं वैसे तो पॉजिटिव चार्ज के कारण आपका रेडियली आउटवर्ड होता है, तो ये मान लीजिए ये डायरेक्शन किसकी हो गई, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने यहां चार्ज लिया, एक छोटा सा चार्ज लिया स्मॉल क्यू, और स्मॉल क्यू चार्ज को मैं यहां से यहां ले गया, इस रास्ते ले गया मैं, यहां से यहां जाने के बहुत सारे रास्ते, मैं इस रास्ते ले गया, और ये डिस्टेंस कितना आपका डी आर, कितना डिस्टेंस आपका डी आर, है ना। आपको ये समझना है कि ई और डी आर के बीच में एंगल कितना है, यहाँ पे थीटा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो रेडियली आउटवर्ड, और यहाँ इस सरफेस से इस सरफेस जाने के बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप इसमें निकालिए वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है तो छोटा सा वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना। अब वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स बाई फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, तो कितना हुआ था आपका डी आर, है ना। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला हमने समझ रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में क्या होता है, Q इंटू ई डॉट डी आर, ये क्या हो गया आपका डी डब्ल्यू बाई इलेक्ट्रिक, है ना। तो ये मान लीजिए मैंने क्या मान ली, इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, एक्सटर्नल एजेंट का निकालो, डी डब्ल्यू एक्सटर्नल। एक्सटर्नल एजेंट का निकालने के लिए पहले ही मैंने बता रखा है क्या करते हैं, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, उसको हम क्या लिखेंगे, क्यू इंटू में वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। फाइनल माइनस इनिशियल, ये हम क्या बोल सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि वेरी वेरी स्मॉल डिफरेंस है, इसलिए मैंने कैसे लिख दिया, डीवी। तो आपका एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन कितना आ गया, क्यू इंटू में डीवी, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का कितना आ गया, क्यू ई डॉट डी आर। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। अभी मैंने आपको इससे पिछले क्वेश्चन में बताया था, डी डब्ल्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक किसके बराबर होता है, माइनस डी डब्ल्यू एक्सटर्नल। वैल्यूज पुट कीजिए, इलेक्ट्रिक की वैल्यू पुट करेंगे तो क्यू ई डॉट डी आर, और इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस क्यू डी वी, क्यू ने क्यू को मार दिया, तो रिलेशन क्या है आपका, ई डॉट डी आर बराबर माइनस डी वी। अभी इसको याद नहीं करना, किस फॉर्म में याद करना वो मैं आपको बताऊंगा, बट रिलेशन क्या है आपका, ई डॉट डी आर इज इक्वल टू माइनस डी वी, है ना। अब देखिए इसको थोड़ा सा मैं और इलेबोरेट कर रहा हूं, ई डॉट डी आर को क्या लिख सकता हूं, दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो ये लिखा जा सकता है ई डी आर कोस थीटा बराबर माइनस डीवी। डी आर को नीचे ले जाओ तो क्या होगा आपका, ई कोस थीटा माइनस डीवी बाय, ये आपको सदैव याद होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। डियर स्टूडेंट्स, क्या है आपका, ई कोस थीटा बराबर माइनस डीवी बाय डी आर, है ना। अब थोड़ा समझ लेते हैं, ये ई कोस थीटा क्या है। अगर हम समझे तो ई का मान लो डी आर के लॉन्ग कंपोनेंट लो, अगर मैं ई का डी आर के लॉन्ग कंपोनेंट लू, देखिए जहां से एंगल दिया जाए उधर की तरफ कंपोनेंट क्या आता है, कोस। अब मैं ई का डी आर के लॉन्ग कंपोनेंट लूंगा तो क्या आएगा आपका, ई कोस थीटा, क्या आएगा आपका, ई कोस थीटा। तो मतलब क्या है, अगर आपने डीवी बाई डी आर निकाला, क्या निकाला आपने, डीवी बाई डी आर, और माइनस लगा दिया, इसका मतलब क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट आएगा किसकी डायरेक्शन में, डी आर की डायरेक्शन में, किसकी डायरेक्शन में, डी आर की डायरेक्शन में, है ना। फिर से सुन लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का डी आर की डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट है, ई कोस थीटा, क्या कंपोनेंट है, ई कोस थीटा। यानी कि अगर आपने डीवी बाई डी आर निकाला तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट आएगा कौन सी डायरेक्शन में, आर की डायरेक्शन में। यानी मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ई आर बराबर माइनस डीवी बाई डी आर। अगर आप डीवी बाई डी आर निकालोगे तो क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट कौन सी डायरेक्शन में, आर की डायरेक्शन में। अगर मान लीजिए सपोज मैंने निकाला माइनस डीवी बाई डी एक्स, इसको मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा, मैं एक्स की डायरेक्शन में गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट आएगा, जो एक्स की डायरेक्शन में होने वाला है। तो ये बात आपको सदैव ध्यान रखनी है कि अगर आप डीवी बाई डी आर करो, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट मिलेगा आर की डायरेक्शन में, डीवी बाई डी एक्स कर रहे हो, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट मिलेगा एक्स की डायरेक्शन में, डीवी बाई डी वाई कर रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट मिलेगा वाई डायरेक्शन में, और डीवी बाई डी जेड कर रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट मिलेगा आपको जेड डायरेक्शन में। ये बात आपको सदैव याद रहनी चाहिए, है ना। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये आपका पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां तक नोट कीजिए, मैं इरेज करने वाला हूं और आगे हम इसकी चर्चा करेंगे। देखिए अब देखिए यहां पे कुछ थोड़ी सी अच्छी कहानी है ना।
अगर मैं बात करूं, मैंने क्या लिखा था, ई कोस थीटा किसके बराबर है, माइनस डीवी बाई डी आर, है ना। अगर मान लीजिए मैंने थीटा को 0 डिग्री लिया, कितना लिया, थीटा को 0 डिग्री, बहुत बढ़िया, थीटा 0 डिग्री लिया, मतलब ई और डी आर क्या हो गया आपके पैरेलल, ठीक है ना। थीटा 0 लिया तो ऑब्वियसली ई और डी आर क्या हो गया आपके पैरेलल, ई और डी आर की डायरेक्शन क्या हो गई सेम। अब देखिए एक बार माइनस को भूल जाइए, माइनस का सिग्निफिकेंस मैं आपको बता दूंगा, है ना। अब एक बात सोचिए, डीवी बाई डी आर मैक्सिमम कब होगा, जब कोस थीटा क्या हो आपका मैक्सिमम, और कोस थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, कोस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, और जब थीटा क्या होना चाहिए आपका 0, यानी जब मैंने थीटा 0 लिया तो डीवी बाई डी आर की वैल्यू क्या हो गई मैक्सिमम, मतलब एट थीटा इज इक्वल टू 0 अगर हम बात करें तो डीवी बाई डी आर की वैल्यू क्या हो जाती है मैक्सिमम, और वो किसके बराबर होगी, इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। यानी कि मैं क्या कह सकता हूं, ध्यान से सुन लेना स्टेटमेंट, 1 मार्क क्वेश्चन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसी डायरेक्शन में होता है जहां पे डीवी बाई डी आर क्या हो आपका मैक्सिमम, क्या होना चाहिए आपका मैक्सिमम, है ना। आप यहां से यहां किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हो, बट इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में होगा, जहां पे पोटेंशियल का चेंज होने का रेट, डीवी बाई डी आर का क्या मतलब, पोटेंशियल आर के साथ कैसे चेंज हो रहा है, पोटेंशियल का चेंज होने का रेट क्या होगा आपका मैक्सिमम, है ना। और एक और बात देखिए, माइनस का इंडिकेट कर रहे हैं कि जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाओगे, माइनस का मतलब है पोटेंशियल क्या करने वाला है डिक्रीज, इस बात का सिंपल मतलब यही है कि जब कभी आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाओगे तो आपका पोटेंशियल क्या करेगा डिक्रीज करने वाला है। माइनस का सिग्निफिकेंस यही है, क्योंकि अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में माइनस का सिग्निफिकेंस यही हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाओगे तो पोटेंशियल क्या करेगा डिक्रीज। यानी मैं कहूं, सपोज मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, इसका पोटेंशियल सबसे कम, उससे ज्यादा इसका, और उससे ज्यादा इसका, मतलब मैं ये लिख सकता हूं वी ए सबसे ज्यादा, वी बी बीच में, और वी सी क्या होगा सबसे कम। तो माइनस का सिग्निफिकेंस यही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या करेगा डिक्रीज, अरे तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव आएगा ना। अब ये पोटेंशियल जब डिक्रीज करेगा तो ये टर्म क्या होगी नेगेटिव, और ये नेगेटिव नेगेटिव मिलकर क्या बना देंगे पॉजिटिव। तो यहां से दो बात सीखने को मिली कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसी डायरेक्शन में होगा जहां पोटेंशियल का चेंज होने का रेट क्या हो मैक्सिमम, और साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या करेगा डिक्रीज। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, एज फॉर एज 1 मार्क ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आर कंसीडर्ड, दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। कंपिटिटिव एग्जाम खासकर नीट जहां आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, दीज पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं लिख देता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज लाई in a direction along which rate of potential change, rate नहीं, along which change in potential is maximum, जिस डायरेक्शन के अलोंग पोटेंशियल में जो चेंज है वो मैक्सिमम हो, उसी डायरेक्शन के अलोंग क्या होगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाला है। और सेकेंडली अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीज, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या करने वाला है डिक्रीज करने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, दीज 2 पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक समझिए और अपनी कॉपी में इसको नोट कीजिए। पॉज द वीडियो एंड नोट दिस डाउन। देखिए डियर स्टूडेंट्स, अपनी चर्चा को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हमने क्या देखा था, एक चीज हमने देखी थी कि ई आर की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट चाहिए तो क्या करो माइनस डीवी बाई डी आर, है ना। अब क्या है, हम एक्स वाई और जेड की टर्म्स में लिखेंगे, है ना। तो होना क्या चाहिए, देखिए हम कैसे लिखते हैं कि अगर हमें एक्स की डायरेक्शन में चाहिए तो लिखना क्या चाहिए हमने माइनस डीवी बाई डी एक्स। ये लिखना थोड़ा गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसका मतलब है वी का वेरिएशन देखना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना। जब हम x के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो हमने y और z को ऑब्वियसली क्या मान के चलना पड़ेगा कांस्टेंट, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है x की डायरेक्शन में देखना है ना।
तो जब हम x की बात करेंगे तो हमें y और z को ऑब्वियसली क्या मान के चलना पड़ेगा, कांस्टेंट। इसके लिए थोड़ा नोटेशन डिफरेंस हो जाता है, क्या होता है आपका डो v बाय डो x। इस बात का क्या मतलब है, यहां पे आपने y एंड z इनको क्या रखा, आपने कांस्टेंट रखा हुआ है, ठीक है। सिमिलरली अगर आपको ई वाई निकालना है तो क्या कीजिए, माइनस डो वी बाय डो वाई, मतलब यहां पे एक्स और जेड वो क्या रहने वाले आपके कांस्टेंट। सिमिलरली ई जेड निकालना तो कैसे निकालिए, माइनस डो वी बाय डो जेड, यहां पे आपको एक्स और वाई को क्या रखना पड़ेगा, कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो अगर आपको एक्स कंपोनेंट चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड का, यहां से निकालिए, वाई कंपोनेंट चाहिए यहां से निकालिए, और जेड कंपोनेंट चाहिए तो यहां से आप निकाल सकते हो। सिंपल सी बात है। मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, देखिए मान लीजिए आपका पोटेंशियल है ना एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई जेड स्क्वायर, ये आपका पोटेंशियल आपका एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई जेड स्क्वायर किसी भी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड के तीनों कंपोनेंट बताने, एक्स कंपोनेंट भी, वाई कंपोनेंट भी और जेड कंपोनेंट भी। तो यहां से हम एक्स कंपोनेंट क्या निकालेंगे, क्या है भाई, माइनस डो वी बाई डो एक्स, मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, वाई और जेड कांस्टेंट मान सकते हो, है ना। अब देखिए जब मैंने वाई और जेड कांस्टेंट माना, ये वाई तो क्या हो गया कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन किसका करना है, एक्स स्क्वायर। अच्छा एक्स स्क्वायर का कितना होगा 2x, अरे वही तो रूल है, पावर कहां जाएगी आगे, और पावर में से क्या कर दो एक माइनस, तो कितना आ जाएगा आपका 2x। तो y तो कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर को 2x और y को क्या लिख दिया एज इट इज, है ना। सिमिलरली y और z कांस्टेंट मान लिए, y और z कांस्टेंट मान लिए, तो ऑब्वियसली इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया x के रिस्पेक्ट में, 0, x है ही नहीं, तो कितना हो गया माइनस 2x y। सिमिलरली मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर y कंपोनेंट निकालना चाहूं तो माइनस डो v बाय डो वाई, माइनस वाई के रिस्पेक्ट में करो। अब आपको y के अलावा सब कांस्टेंट मानना है, तो एक्स स्क्वायर क्या हो गया कांस्टेंट, और y का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, तो ये कितना आ गया आपका एक्स स्क्वायर, है ना। फिर देखिए y के रिस्पेक्ट में करना है, बाकी सब कांस्टेंट, तो जेड स्क्वायर तो हो गया कांस्टेंट और y का डिफरेंशिएशन हो गया 1, तो प्लस जेड स्क्वायर, है ना। सिमिलरली ई जेड कितना हो गया आपका, माइनस डो वी बाय डो जेड माइनस एक्स और वाई कांस्टेंट। देखिए एक्स और वाई कांस्टेंट माने तो पहले टर्म क्या होगी 0, जेड के रिस्पेक्ट में करना है, तो y तो कांस्टेंट हो गया, जेड स्क्वायर का क्या हो गया 2z, तो y इंटू 2z मतलब 2zy। तो इस प्रकार से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट भी निकाल लिया, y कंपोनेंट भी निकाल लिया और z कंपोनेंट भी निकाल लिया। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखा जा सकता है, देखिए x कंपोनेंट क्या है माइनस 2xy आई कैप, y कंपोनेंट ये रहा तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जे कैप, और जेड कंपोनेंट क्या हो गया माइनस 2zy के कैप। तो इस प्रकार से अगर आपको पोटेंशियल गिवन है तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत आसानी से निकाल सकते हो, उसमें कुछ भी नहीं है, आपको डिफरेंशिएट करना है, दैट्स इट। एक्स कंपोनेंट निकालना है तो वाई और जेड को कांस्टेंट मानिए, जेड का वाई कंपोनेंट निकालना है तो एक्स और जेड को कांस्टेंट मानिए, और जेड कंपोनेंट निकालना है तो आपको एक्स और वाई को कांस्टेंट मान के चलना पड़ेगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, प्लीज पॉज योर वीडियो एंड नोट दिस डाउन, वी आर गोइंग टू डिस्कस सम अनदर प्रॉब्लम। देखिए जैसे मान लीजिए एक सिंपल सा सवाल है। अच्छा एक बात और, हमने क्या देखा कि ई एक्स क्या आपका माइनस डो वी बाय डो एक्स। मैंने आपको जब इलेक्ट्रिक फील्ड पहले पढ़ाया ना, मैंने आपको एक बात बताई थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की एक और यूनिट होती है, कौन सी, वोल्ट पर मीटर, वो यहीं से आती है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट निकालो, ये आपके वोल्टेज है तो इसकी यूनिट क्या हो गई वोल्ट, और ये क्या डिस्टेंस, इसकी यूनिट क्या हो गई मीटर, तो यहीं से क्या आती है इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट आपकी वोल्ट पर मीटर, क्या आती है आपकी वोल्ट पर मीटर। इसी रिलेशन से इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या आने वाली आपकी वोल्ट पर मीटर, है ना। अब एक बात और यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए v और x का वेरिएशन दे दिया, ये v है मान लीजिए वोल्ट्स में और ये आपका x है मीटर में, और कुछ ये वेरिएशन दे दिया, ठीक है। ये मान लीजिए 2 मीटर, ये 4 मीटर, और ये मान लीजिए 6, और ये मान लीजिए वैल्यू कितनी आपकी 5, है ना, ठीक है। मैंने पूछा कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट x इक्वल टू 5, है ना, x इज इक्वल टू 5 है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। देखिए ये पॉइंट आपका कुछ होगा x इक्वल टू 5, है ना। अब एक बात देखिए, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है स्लोप, क्या होता है मतलब स्लोप, मतलब कि अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का निकालना है तो आप माइनस, और ये क्या हो गया आपका स्लोप ऑफ वी एक्स ग्राफ। अरे डिफरेंशिएशन का मतलब ही क्या होता है आपका
स्लोप, अगर किसी बच्चे को +1 में होश नहीं रहा है ना, ऐसे हम में से बहुत सारे होते हैं, +2 में पढ़ने के लिए सीरियस है, तो मैंने डिफरेंशिएशन पे एक बहुत छोटी सी वीडियो बनाई अपने चैनल पे, जो कि फिजिक्स में जो मैथमेटिक्स यूज होता है उस हेडिंग के अंदर है, मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स। वीडियो नंबर 2 या 3 होगी, वहां पे डिफरेंशिएशन का डिस्कशन किया है, उसको जरूर देख लीजिए। अगर किसी को डिफरेंशिएशन में दिक्कत हो तो उसको वो जरूर रेफर करनी चाहिए, है ना। तो स्लोप ऑफ वीएक्स ग्राफ क्या होगा, मतलब डिफरेंशिएशन का क्या मतलब होता है आपका, स्लोप। तो स्लोप ऑफ वीएक्स ग्राफ, अब देखिए अगर मैं बात करूं 4 से लेके 6, तो स्ट्रेट लाइन है 4 से लेके 6, और स्ट्रेट लाइन का स्लोप हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट। क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट। तो 4 से 6 अगर मैं स्लोप निकालूं तो देखिए लाइन डिक्रीज करिए, क्या करिए, डिक्रीज, तो स्लोप क्या आएगा, नेगेटिव। और स्लोप का मतलब होता है टेन थीटा, और टेन थीटा क्या होता है आपका डियर स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना हो गया आपका यहाँ पे 5, और बेस कितना हो गया आपका 2, तो स्लोप कितना आ गया -2.5, है ना। तो -2.5 यहां रख दो वैल्यू, तो कितना आ जाएगा आपका आंसर, सिंपली 2.5। यूनिट क्या हो गया आपकी, अगेन ये वोल्ट में मीटर में, तो क्या होगी यूनिट आपकी वोल्ट पर मीटर। तो आपको ये भी याद रखना है कि आप यूजिंग द ग्राफ, अगर ग्राफ दे दिया जाए तो वहां से आप किस प्रकार से पोटेंशियल को, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड को इवेलुएट कर सकते हो, माइनस स्लोप ऑफ वीएक्स ग्राफ। बट आपको स्लोप निकालना आना चाहिए। अगेन मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स में मैंने स्लोप निकालना भी सिखा रखा है। मेरी रिक्वेस्ट है, जो खासकर मेडिकल के बच्चे हैं, अगर किसी को नहीं आता है तो मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स मेरी जो वीडियोज है उनको जरूर रेफर कीजिए। आप इन चीजों को बहुत आसानी से समझ सकते हो, है ना। चलिए आगे और एग्जांपल ले लेते हैं, देखिए देखिए थोड़ा सा अच्छा सवाल ले रहा हूं। मान लीजिए सपोज आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है किसी रीजन में, 20 आई कैप प्लस 30 जे कैप, यूनिट क्या होगी, मान लीजिए न्यूटन पर कूलम, है ना। 0 0 जो कोऑर्डिनेट है 0 0, वहां पे पोटेंशियल क्या आपका 0, तो बताइए 2,3, क्या आपका 2,3 इस कोऑर्डिनेट पे पोटेंशियल कितना होने वाला है ना। मैं आपको डायग्राम ड्रॉ करके दे देता हूं। देखिए ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये हो गया आपका 0,0, 2,3 कहाँ आएगा, कहीं यहाँ आएगा। यहाँ पे पोटेंशियल 0 माने तो यहाँ पे आपको पोटेंशियल बताना है। देखिए अभी तक हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे, पिछले क्वेश्चन में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है तो आपको पोटेंशियल निकालना है। याद कीजिए रिलेशन क्या था, देखिए मैं थोड़ा डिटेल में बोलूंगा, ई कोस थीटा माइनस डीवी बाय डी आर, है ना। इसको इधर ले जाओ, तो माइनस डीवी क्या आ गया आपका, ई डी आर कोस थीटा, और आपको याद होना चाहिए इसको हमने ऐसे भी लिखा था, ई डॉट डी आर, है ना। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली माय डियर स्टूडेंट्स, माइनस डीवी, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रख दो भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आपका 20 आई कैप प्लस 30 जे कैप डॉट डी आर। डी आर क्या, डिस्टेंस, क्या आपका डिस्टेंस। अच्छा डिस्टेंस का कुछ हिस्सा मैंने एक्स में मूव किया तो उसको लिख दिया मैंने डीएक्स आई कैप, क्या लिख दिया, डीएक्स आई कैप। अरे डिस्टेंस का कुछ हिस्सा मैं एक्स में मूव करूंगा, कुछ हिस्सा मैंने वाई में मूव किया, उसको मैंने बोला डी वाई, और साथ में क्या लगा दिया मैंने, जे कैप। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए मैं इधर भी गया, ये डी आर है, तो इसका कुछ हिस्सा एक्स में आएगा जो डी एक्स हो गया, और कुछ हिस्सा वाई में आएगा जो क्या हो गया आपका डी वाई। इस प्रकार से आप लिख सकते हो, यही अप्रोच आपको फॉलो करनी है। एंड नाउ इंटीग्रेट, है ना। अब देखिए पोटेंशियल 0 है जब क्या कोऑर्डिनेट हो आपके, ओरिजिन, क्या हो कोऑर्डिनेट, ओरिजिन। पोटेंशियल मान लीजिए v, और जब कोऑर्डिनेट क्या हो गया आपके 2,3, ठीक है। माइनस बाहर लिया, dv का इंटीग्रेशन हो गया v, लिमिट कहां से कहां है, 0 से लेके v। चलिए इसको सोल्व कीजिए आप। देखिए डॉट प्रोडक्ट में क्या करते हैं, आई वाले की आई से मल्टीप्लाई करते हैं और जे वाले की जे से। तो आई वाले की आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 dx। अच्छा दूसरे को मैं प्लस अलग करके लिख रहा हूं, है ना। तो जे वाले की जे से करेंगे तो 30 dy, ठीक है। अब x की लिमिट लगाओ, यहाँ x इनिशियली क्या था 0, और फाइनली x कितना है 2। y की लिमिट लगाओ, y इनिशियली क्या था 0, और फाइनली y कितना था आपका 3, ठीक है। यहां से क्या आ गया माइनस v, 20 कांस्टेंट है बाहर लिया, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है डियर स्टूडेंट्स आपका x 0 से लेके 2 प्लस 30 कांस्टेंट बाहर, dy का इंटीग्रेशन भी क्या था y 0 से 3। अब फिर वही बात, अगर किसी को बाय चांस इंटीग्रेशन नहीं आता है तो मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स उसको पूरा पढ़ने की आवश्यकता है, वो आपको वहीं से पढ़ना पड़ेगा। सोल्व करेंगे हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 20 दूनी 40 और ये 90 कितना होगा 130, तो v कितना आएगा डियर स्टूडेंट्स -130 वोल्ट्स, कितना आएगा -130 वोल्ट्स। मतलब कि
एट पॉइंट 2,3 जो आपका पोटेंशियल होने वाला है डियर स्टूडेंट्स, वो कितना होगा आपका -130 वोल्ट। ओके डियर स्टूडेंट्स, प्लीज पॉज योर वीडियो एंड नोट दिस डाउन। देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपकी स्क्रीन पर एक लास्ट सवाल और एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मैं लेके आया हूं। इसको केयरफुली रीड कीजिए एंड ट्राई टू सोल्व ऑन योर ओन। कॉन्सेप्चुअल है, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन इन्वॉल्व नहीं है ना। देखिए क्या सवाल है, अब मैं कराता हूं। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेज यूनिफॉर्मली डिक्रीज कर रहे है ना। कितने से कितने, 120 वोल्ट टू 80 वोल्ट एज वन मूव्स अलोंग द एक्स एक्सिस। कहां से कहा, -1 से +1। Does electric field at the origin must be 20 वोल्ट पर सेंटीमीटर। डियर स्टूडेंट्स, आप एक बात हमेशा याद रखिए, आपका जो बेसिक रिलेशन है उसमें कोस थीटा आता है। ई कोस थीटा किसके बराबर होता है, -dV/dr, है ना। अब -dV/dr निकालिए, कैसे निकालेंगे, माइनस। देखिए ये जो मैं कर रहा हूं ना, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल, क्या लिख सकते हैं हम, V फाइनल माइनस V इनिशियल, और R को क्या लिखा, R फाइनल माइनस R इनिशियल। ये आप तभी लिख सकते हो जब आपका यूनिफॉर्मली डिक्रीज करे। क्या करे आपका, यूनिफॉर्मली डिक्रीज, है ना। यूनिफॉर्मली डिक्रीज का क्या मतलब है कि V इज प्रोपोर्शनल टू -x, है ना। V इज प्रोपोर्शनल टू -r। यूनिफॉर्मली डिक्रीज का मतलब V की पावर भी 1 है और R की पावर भी क्या आपकी 1। उस केस में ही आप ऐसा लिख सकते हो, नहीं तो ऐसा लिख पाना पॉसिबल नहीं है ना। तो देखिए फाइनल वैल्यू कितनी है, 80 माइनस V इनिशियल कितनी है आपकी 120, R फाइनल है 1 माइनस -1 कितना आ गया आपका 20 वोल्ट पर सेंटीमीटर। यानी ये कितना आ रहा है आपका, माइनस नहीं आएगा, माइनस तो कैंसिल हो गया आपका, 20 वोल्ट पर सेंटीमीटर। क्या आ रहा है आपका, ई कोस थीटा। तो यहां से ई क्या आएगा आपका 20/cos थीटा। तो क्या जरूरी है कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड 20 हो, नहीं, कोई जरूरी नहीं है। एक्चुअल में क्या है कि अगर हम देखें कोस थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो कितनी हो सकती है, 1। कितनी हो सकती है मैक्सिमम वैल्यू, 1। अगर कोस थीटा 1 होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 20। मिनिमम वैल्यू आप मान के चलिए 0 हो सकती है ना, क्योंकि हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। 0 हो सकती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा आपका, टेंडिंग टू इंफिनिटी। मींस उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की मिनिमम वैल्यू 20 होगी, होने को वैल्यू 20 से इंफिनिटी के बीच में कोई भी हो सकती है। तो क्या ये जरूरी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी 20 वोल्ट, नो, कोई जरूरी नहीं है। हाँ 20 वोल्ट हो सकता है पर कोई गारंटी नहीं है। रेंज कहां से कहा आपकी, 20 से लेके इनफिनिटी, है ना। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपको याद रखना है, कई बार बच्चे यहाँ कोस थीटा भूल जाते हैं। अब जब भी हम डेरिवेशन करेंगे, कुछ ना बोला जाए या फिर हम dr और e की डायरेक्शन सेम लेके चले, तो मैं वहां पे कोस थीटा नहीं लिखूंगा, मैं सीधा ये लिखूंगा E बराबर -dV/dr। और अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है, इंफॉर्मेशन है तो ठीक है, नहीं गिवन है तो आपको E को क्या लिख के चलना है, -dV/dr। विल डिस्कस दीज थिंग्स इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम इस लेक्चर को वाइंड अप कर रहे हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन अपने घरों पे रहिए, पढ़ते रहिए। स्टे सेफ, स्टे होम इन दिस पेंडेमिक ऑफ कोविड-19।